दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लियरली बताया था कि फेजेस में शुरू हो गए हैं एम्बेसीज, यूएस एम्बेसीज, और ये इमरजेंसी वीज़ास के लिए अपॉइंटमेंट बहुत प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और इमरजेंसी अपॉइंटमेंट आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पहले से ही था, सबसे पहले से था और बहुत समय से जा रहा है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट कैसे बुक किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बोल चुका हूं कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चालू है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये जानेंगे कि और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इमरजेंसी वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, नथिंग बट एक्सपेडाइट कैसे किया जाता है नॉर्मल अपॉइंटमेंट को। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि द लेटेस्ट अपडेट ये है कि मतलब ग्रेजुअली शुरू हुआ है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है इमरजेंसी वीज़ास के लिए। दोस्तों नॉर्मल ट्रिप के लिए और नॉर्मल विजिट के लिए, नॉर्मल बिजनेस विजिट के लिए B1 B2 वीज़ा आपको देरी ही मिलेगा, और थोड़ा सा अगर अप्लाई भी करोगे तो अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलेगा, 3 से 4 महीने के बाद दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टार्ट नहीं हुआ, शुरू हुआ है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। अब प्रायोरिटी कहाँ पे दिए गए हैं? ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हुए जब मैं कहता हूँ कि फेजेस में शुरू हुआ है फेजेस में, लेकिन स्लोली और सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइमिंगली शुरू हुआ है। लेकिन इमरजेंसी पर्पज़ के लिए दोस्तों ये पहले से शुरू हुआ है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आज भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूँ कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं बहुत सारा वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के देखते हो और कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, लेकिन आप में से सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं 50% लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए, पता नहीं क्यों। अगर आप भूल गए हैं या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं या मिस कर दिया है, ऐसे ही रोज़ वीडियो देखते हैं, मेरे जो भी वीडियो देखते हैं व्यूज़ ज़्यादा है सब्सक्राइबर से, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी मेरे वीडियोस देख रहे हो कुछ दिनों से या कुछ महीनों से या कुछ सालों से, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे से जुड़ें, और जब भी लाइव आओ आप मेरे से जुड़ें, और रेगुलरली जो भी वीडियो है आपको मिले तुरंत। और जो भी मेरे भाई या बहन जो भी पहली बार जो देख रहे हैं इस चैनल में मेरे वीडियो को, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे अंत में तभी सब्सक्राइब करना, आप अभी सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। और अंत में आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। तो चलिए, ऐसे मैंने पहले भी कहा है, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ऐसा रीज़न देना पड़ेगा आपको कि स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा। ऐसे ही आप सिली रीज़न या सिंपल रीज़न नहीं दे सकते हो कि मेरे को ऐसे ही विजिट करना है, मेरे को घूमना है यूएस, नहीं, मेरे को किसी दोस्त से मिलने के लिए जाना है, नहीं, ये रीज़न नहीं चलेगा दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न मेडिकल इमरजेंसी है, मतलब इस इमरजेंसी विजिट वीज़ा के लिए इमरजेंसी रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों। जब मैं इमरजेंसी मेडिकल रीज़न कहता हूँ, यह नहीं कि बुखार के लिए, सर्दी के लिए आप ट्रीटमेंट करने के लिए यूएस जाओ, कोई भी मेजर ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई भी मेजर ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी मेजर ऑपरेशन या कोई भी मेजर ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसके लिए आप यूएस जा सकते हो, और उसके लिए B1 B2 वीज़ा अंडर मेडिकल कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए दोस्तों, जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडियन हॉस्पिटल या इंडियन डॉक्टर से आपको ये चाहिए कि फलाना इसको XYZ बीमारी है, XYZ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, और रेफरेंस लेटर देना पड़ेगा, रेफरेंस लेटर फ्रॉम इंडिया। और सिमिलरली आपको यूएस में भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, यू शुड ऑलरेडी स्पोकन टू यूएस डॉक्टर, यूएस हॉस्पिटल, वहाँ से आपको लेटर चाहिए कि हाँ हम इंडिया से एक पेशेंट है, मतलब इसको ये बीमारी है, कुछ है, और ये ट्रीटमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा यूएस में, और यूएस में करने के लिए हम तैयार हैं। तो आपको 2 रेफरेंस लेटर लेना पड़ेगा, एक तो इंडियन हॉस्पिटल से और एक यूएस हॉस्पिटल से जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, आपका या आपके रिलेटिव्स का या फ्रेंड्स का भी हो सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जरूरी है दोस्तों। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि ये ट्रीटमेंट इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपको कैसे भी ये प्रिपेयर करना पड़ेगा बेस्ट आंसर की क्यों आप यूएस में ही करवाना चाहते हो सकता है कि यहाँ पे ये कॉस्टली है इंडिया में, यूएस में वो फलाना ट्रीटमेंट थोड़ा सा रीजनेबल हो इसलिए इसमें करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है इंडिया में, तो इसलिए आप यूएस जाना चाहते हो। तो XYZ इंपॉर्टेंट रीज़न भी आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मेडिकल रीज़न दे दिए और आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, नहीं दोस्तों, ये भी रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप इंडिया में नहीं कर सकते, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना। दोस्तों सबसे बड़ा नेक्स्ट रीज़न ये है कि इमरजेंसी वीज़ा के लिए दोस्तों डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर, अगर भगवान ना करे किसी का डेथ हो गया किसी के फैमिली मेम्बर का यूएस में, तो वो अटेंड करना है आपको, डेथ सेरेमनी या डेथ फ्यूनरल जो भी है, तो आपको वहाँ पे फिजिकली रहना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए आप जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ रीजन्स और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, ये अलाउड है ओनली फॉर द इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। जब मैं इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स बोलता हूँ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स और स्पाउसेस, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है। दूर रिश्तेदार के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों, मुश्किल है। इस सिलसिले में आपको डॉक्यूमेंट भी प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि हो सकता है कि आपका रेशन कार्ड और पासपोर्ट और आधार कार्ड जो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पे सबमिट करके कि हमारे मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ से भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा बाई फैक्स और बाई ईमेल, या फिर जो भी है इमेज से सॉफ्ट कॉपी आपको लेना पड़ेगा वहाँ पे, जैसे डेथ सर्टिफिकेट और फ्यूनरल का जो भी है, यानी कि जो फ्यूनरल का जो भी है, मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हम वहाँ से लेना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे जब इंटरव्यू जाएंगे इंडिया में, वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, यानी कि शो वो देखेंगे या नहीं अलग बात है, लेकिन आपको कैरी करना पड़ेगा दोस्तों। अगला जो रीज़न मैं दे रहा हूँ इमरजेंसी विजिट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इमरजेंसी और अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। जैसे कि मैं जब बोलता हूँ बिजनेस ट्रैवल यानी कि बिजनेस विजिट के लिए, आपको कहोगे कि नॉर्मल विजिट भी मैं जा सकता हूँ, नहीं, नॉर्मल विजिट अलग है और ये अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल अलग है दोस्तों। यहाँ पे भी सेम है, लॉजिक सेम है। आप बिजनेस विजिट के लिए जाओगे, या फिर डील के लिए जाओगे, या फिर ट्रेनिंग के लिए जाओगे, या फिर आप मीटिंग के लिए जाओगे। लेकिन वहाँ पे नॉर्मल मीटिंग्स और नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए जाते थे दोस्तों। यहाँ पे आपको बिजनेस ट्रैवल ऐसा रहना पड़ेगा कि, या ऐसा कहो कि आप बिजनेस ट्रैवल में जाना चाहते हो, जैसे कि अगर नहीं जाओगे तो अर्जेंट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कंपनी को, या फिर इंडिया में जो ब्रांच है उसको, या फिर यूएस कंपनी को, किसी एक कंपनी को, एक ब्रांच को बहुत बड़ा लॉस होगा। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक बिजनेस डील क्रैक करने के लिए जा रहे हो, तो अगर ये वीज़ा नहीं मिलेगा, आप जा नहीं पाओगे, तो मिस हो सकता है, दोनों कंपनी को लॉस हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप ऐसे ट्रेनिंग में जा रहे हो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इस टाइम पे वो ट्रेनिंग नहीं हुआ यूएस में, तो फिर पेरेंट कंपनी जो यूएस में है उसको भी लॉस हो सकता है, या फिर इंडिया में जो सब्सिडियरी कंपनी है उसको भी लॉस हो सकता है। तो ये दोनों आपको प्रूव करना पड़ेगा दोस्तों। पहले थोड़ा सा आसान था, क्योंकि हम कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा ट्रेनिंग लेना है यूएस में, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो सकता, हमको सीख के आना है, तो अप्रूव कर सकते थे। या फिर हमको ये बोलना था कि क्लाइंट से मीटिंग है 1 हफ्ते का, हम मीटिंग खत्म करके आएंगे, ये भी बोल सकते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। इमरजेंसी विजिट के लिए B1 B2 के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा क्यों आपको ये मीटिंग ज़रूरी है, ठीक है, क्यों आपको वहाँ पे जाना है और ये डील करना पड़ रहा है। आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा हो सके तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे कि ये अगर मैं यूएस नहीं जाऊँगा, ये मीटिंग नहीं होगा, या फिर इस जानकारी मैं हासिल नहीं करूँगा उस कॉन्फ्रेंस से, तो बहुत करोड़ों का लॉस हो सकता है, या $1 मिलियन लॉस हो सकता है, ठीक है, 10-20 मिलियन जो भी है। या फिर ऐसा ट्रेनिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन पे, अगर मैं ये ट्रेनिंग नहीं लाऊंगा तो यहाँ पे इंडिया में वापस आके वो काम नहीं बनेगा, और ये डिले हो सकता है अपने कंपनी के बिजनेस के लिए, और करंटली इमीडिएट लॉस भी हो सकता है बहुत करोड़ों में, ठीक है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो दोनों कंपनी से आपको कैरी करना पड़ेगा दोस्तों। 3 चीज़ें आपको कैरी करना पड़ेगा। एक तो इन्विटेशन लेटर फ्रॉम यूएस कंपनी, सेकंड इन्विटेशन कवरिंग लेटर फ्रॉम इंडियन कंपनी, थर्ड थिंग इंडियन कंपनी से या फिर यूएस कंपनी से ऐसा कवरिंग लेटर देना पड़ेगा कि अगर ये विजिट नहीं हुआ तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, और अगर ये भी ऐड कर सके तो ये सोसाइटी को भी थोड़ा लॉस हो सकता है। इवन दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस विजिट, वो भी एडेड एडवांटेज हो सकता है। अगला रीज़न है स्टडीज़। सोच लो कि किसी को एडमिशन हुआ है यूएस में और कॉलेज ज्वाइन होना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, लेकिन मतलब जा नहीं पा रहे हैं, वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आप वीज़ा नहीं, मतलब एम्बेसी ओपन नहीं हुआ तो कहाँ से वीज़ा मिलेगा। तो इस केसेस में आपको वीज़ा अप्लाई करना है और आप कॉलेज ज्वाइन होना है, तो एक्सपायराइट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो बाई गिविंग सो एंड सो रीज़न। और इसमें एक पॉइंट याद रखना कि दोस्तों, आप याद रखें कि आपके 6 महीने लास्ट 6 महीने के अंदर आपको 6 महीने में आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ है। अगर कोई डिनाई हुआ है लास्ट 6 मंथ में कोई वीज़ा, तो मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। यह एक रीज़न हो सकता है दोस्तों कॉलेज स्टार्ट करने के लिए और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। फिर मैं दोहरा दूँ दोस्तों, ये आप गौर करें कि जब आप अप्लाई करेंगे ये कॉलेज डेट, क्लास स्टार्ट डेट या यूनिवर्सिटी स्टार्ट डेट 2 महीने के अंदर अंदर हो, उससे लेट होगा तो एंटरटेन नहीं करेंगे।
तो 2 महीने के अंदर हो। दूसरी बात, आप ये ध्यान में रखें कि I-20 आपके पास रेडीली है, क्योंकि जब इंटरव्यू आएगा आपको कैरी करना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये वीडियो डिटेली बनाना चाहता हूँ तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डोंट माइंड। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर गेटिंग इमरजेंसी वीज़ा अपॉइंटमेंट तो बता दिया, आपको पता लग गया। और मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे क्या रीजंस है जो हमारे बहुत से दोस्त देना चाहते हैं ये इमरजेंसी वीज़ा पाने के लिए, लेकिन वैलिड नहीं, ये रीजन दे नहीं सकते। दोस्तों मैं पढ़ूंगा, आप देख लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में और इस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ का लिंक दे दूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा है। और दूसरी बात, ये अप्लाई करने के लिए भी लिंक मैं दे दूंगा। तो दोस्तों जो रीजंस है, ट्रैवल फॉर पर्पस ऑफ अटेंडिंग वेडिंग, ग्रेजुएशन सेरेमनीज, असिस्टिंग रिलेटिव्स, मतलब आप शादी के लिए जाना चाहते हो या फिर कोई डिग्री लेने के लिए उस मीटिंग में जाना चाहते हो, या फिर किसी रिलेटिव को कुछ असिस्टेंट करने के लिए जा रहे हो, या फिर किसी बिजनेस एनुअल मीटिंग में, या फिर कुछ कॉलेज की मीटिंग में जा रहे हो, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, या फिर दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हो। अगर ये रीज़न दे रहे हो एक्सपेडाइट वीज़ा के लिए, आपका नहीं मिलेगा दोस्तों, मिलेगा भी नहीं। अगर सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे इंटरव्यू में जाके आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर जब अप्लाई कर रहे हो DS-160, आप तय करें कि आपका वैलिड रीज़न है तभी अप्लाई करें, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो चलिए आते हैं स्टेप्स में, नेविगेशंस में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करना है एक्सपेडाइट वीज़ा, नथिंग बट इमरजेंसी वीज़ास। सो दोस्तों थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले हम नॉर्मल एप्लीकेशन में देखें तो फर्स्ट DS-160 अप्लाई करेंगे, उसके बाद पेमेंट और जो भी है मतलब वीज़ा अपॉइंटमेंट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, आपको सबसे पहले वीज़ा फीस पे करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा US travel.traveldocs.com और वहाँ से आपको फीस पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे द फीस पे करने के बाद आपको DS-160 फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों मैं हर स्टेप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं रिपीट करता हूँ, वीडियो के बाद आप सब कुछ ईच एंड एवरी स्टेप्स का लिंक आप मेरे वीडियो से लेके आप डायरेक्टली लिंक ओपन करके अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहला स्टेप मैंने कह दिया कि फीस पे करना है। दूसरा स्टेप है कि DS-160 अप्लाई करना है। अब DS-160 कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने लाइव बताया कि आपको DS-160 कैसे अप्लाई करना है। तो अगला स्टेप है कि आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करोगे नॉर्मली जैसे करते हो पहले, तो आपको ऑनलाइन एक स्क्रीन आएगा कि मतलब ये डेट्स अवेलेबल है और ये एक्सपायर्ड डेट हो सकते हैं। तो एक मैसेज आएगा, वहाँ पे आपको एक्सपायर्ड डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप एक्सपायर्ड डेट में सेलेक्ट करने के वो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। दोस्तों वो फॉर्म वही है जो कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप वैलिड रीज़न ही सेलेक्ट कीजिए। अगर आप उल्टा पुल्टा छोटा सा रीज़न सेलेक्ट करोगे, जैसे दोस्त से मिलना है या किसी शादी में जाना है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस फॉर्म में आप नॉर्मली जो है वैलिड रीज़न सेलेक्ट कीजिए और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल से फिल करके सबमिट कर दीजिए। और आपको अगर आप एलिजिबल है तो एम्बेसी ये अप्रूव कर देगा, ये यानी कि 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जब ये अप्रूव हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है उसी में जाके आपको शेड्यूल करना पड़ेगा एक्सपायर्ड डेट, जो आपको मिल जाएगा। तो अगर समझे कि आपका केस रिजेक्शन है, ये नहीं कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर रिजेक्ट भी हो जाता है तो 2 दिन के अंदर वो आपको ईमेल कर देंगे। दोस्तों आखिरी में फाइनली जब आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया है, उस अपॉइंटमेंट के डेट में आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, जो भी कंसुलेट आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद तो नॉर्मल इंटरव्यू रहेगा दोस्तों, जैसे मैं अपने पिछले वीडियोस में कहा हूँ। सो फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा एम्बेसी में कंसुलेट ऑफिसर के साथ। लेकिन छोटा सा ये है कि तब फ़ोटो की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब फ़ोटो कैरी करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों। वहाँ पे तो लाइव फ़ोटो रहते हैं रियल टाइम बेसिस पे, लेकिन आपको फ़ोटो कैरी करना पड़ेगा पासपोर्ट साइज, प्लीज़ कैरी करिए। उसके साथ साथ दोस्तों आप एप्लीकेशन भी प्रिंट करके लेके जाइए, प्लस जो MRV फीस पेड रसीद भी लेके जाइए। और उसके अलावा दोस्तों जो भी एक्सपायर्ड फॉर्म जो भी आपने फिल किया वो भी प्रिंट करके लेके जाइए, आपको चाहिए होगा। दूसरी बात दोस्तों, जो भी वैलिड रीज़न दिया है इमरजेंसी विजिट के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए दोस्तों। इसके अलावा जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है आपके, मतलब जो भी ज़रूरी है इस US वीज़ा इंटरव्यू के लिए, और जो भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है वो भी लेके जाइए। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है मेरे पिछले वीडियो आप देखिए, आपको पता लग जाएगा। वो डॉक्यूमेंट के अलावा मैं कहता हूँ कि ये इमरजेंसी विजिट के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ सभी स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, क्योंकि जैसे इंटरव्यू होने के बाद
अगर आपका इंटरव्यू पास हो गया तो वो पासपोर्ट रख लेंगे और आपको 3 या 4 दिन के अंदर, मैं कहूँगा कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अब तो ज़्यादा क्राउड नहीं है दोस्तों, मेरे ख्याल से 5 दिन में 3 या 4 दिन के अंदर भी आपको पासपोर्ट मिल सकता है विथ वीज़ा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये रीजन्स सही हो और डॉक्यूमेंट सही हो, क्योंकि जब वहाँ इंटरव्यू में जाओगे आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, पहले क्या होता था कि यानी कि क्या बोलते, बायोमेट्रिक्स और फेस टू फेस इंटरव्यू 2 दिन होता था, लेकिन अभी आपको हो सकता है कि अपॉइंटमेंट अलग अलग दिन मिले या एक ही दिन मिले, लेकिन जहाँ तक मेरा जानकारी है आपका इंटरव्यू और बायोमेट्रिक्स एक ही दिन में हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्राउड कम है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने आपका कोई क्वेश्चंस है तो फिर भी कमेंट्स कीजिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर मैं यहाँ पे जो लोग वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, जुड़े हैं हमारे साथ, आप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहता हूँ। तो अगले वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।